बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेंसेस के लेक्चर 3 में आज हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे। मैं आपको इसकी डिटेल पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि हम टेंसेस को किस तरह डिवाइड करते हैं और कौन कौन सी इकसाम होती हैं। अभी मैं इसकी सबसे पहली इंडेफिनिट जो थी प्रेजेंट के साथ मैं उसको आज कवर करने की कोशिश करूँगा। और ये बात आप याद रखना, अगर आप पहली दोनों इंडेफिनिट अच्छी सीख जाते हैं, ठीक है, आप पहले दोनों इंडेफिनिट पहले दोनों में शायद मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर आप पहले दोनों टेंसेस अच्छे सीख जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं दावे के साथ कहूँगा, आप बाकी टेंसेस बिल्कुल बिना किसी झिझक के बिना किसी कोशिश के आप लोग सीख जाओगे। आपकी आधी से ज़्यादा समझ आपको इन दोनों टेंसेस के बाद आ जानी है। चलिए शुरू करते हैं आज का इंडेफिनेट, जिसमें मैंने आपको बताया प्रेजेंट का इंडेफिनेट हम स्टार्ट करेंगे। बात हो चुकी है हेल्पिंग वर्ब पे लेक्चर 1 में। मैं आपको हेल्पिंग वर्ब को डिटेल से बता चुका हूँ और ये बात आप बार बार याद रखना। मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करूँगा, हर टेंस का अपना हाल हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये टेंस हम प्रेजेंट का इंडेफिनेट कर रहे हैं, ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, तो इसका अपना हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट का इंडेफिनेट करेंगे उसका अपना हेल्पिंग वर्ब होगा। फ्यूचर का इंडेफिनेट करेंगे उसका अपना। इवन के हमारे 12 के 12 टेंसेज में सारे हेल्पिंग वर्ब अपने अपने होंगे, आपने इनको याद रखना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपको हर टेंस में समझना ज़रूरी है। आधी समझ आपको हेल्पिंग वर्ब देगा। कुछ मैंने स्ट्रक्चर पे बात भी की थी लेक्चर 1 में, वो वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने उस पर डिटेल से हर एक चीज़ बताई हुई है। अगर आप टेंसेस को सीखना चाहते हैं, आप एक स्टार्ट से सीखें, आप एक बुनियाद से सीखें, आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी हद तक समझ आ सकती है। डायरेक्ट अगर आप इसे सुन रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि एक बुनियाद जो डाली जाती है उस बुनियाद से चीज़ शुरू की जाए तो उसकी समझ अच्छी आ सकती है। तो हेल्पिंग वर्ब पे बात कर रहा था, हर टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब है और प्रेजेंट इनडेफिनेट के ये दो हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे, डू और डज का हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा यहाँ पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने काफ़ी मेहनत की है इस पे, जिसमें मैंने बाकायदा सब्जेक्ट्स को मैंने पिंक के साथ, हेल्पिंग वर्ब को मैंने ब्लू के साथ, और जितने भी मेरे मेन वर्ब है उसे मैंने रेड के साथ, और ऑब्जेक्ट को मैंने ब्लैक के साथ रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, आपकी अच्छी समझ के लिए आपको पता होना चाहिए जहाँ जहाँ पे भी सब्जेक्ट होगा वो सारा पिंक के साथ है, और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो मैंने ब्लू के साथ, मेन वर्ब को रेड के साथ, वगैरह वगैरह। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस पे बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, ये दोनों आपने याद रखनी है। हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। अब दोनों का इस्तेमाल मैंने बताया, याद रखना हेल्पिंग वर्ब की मदद आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप सेंटेंस के नेगेटिव में आएंगे, सेंटेंस के उसके क्वेश्चंस पे आएंगे। आपने सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, आप सेंटेंस को क्वेश्चन में चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब की मदद के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ टेंसेस में जैसे कि डेफिनेट के प्रेजेंट में आप देखें तो हमारे सिंपल स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब रिपीट नहीं होगा, लेकिन जब हम सेंटेंस को इसी को जब नेगेटिव में चेंज करेंगे आपको ज़रूरत पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के दो हैं, डू और डज हैं। मैंने दोनों के साथ लिखा हुआ है किसके साथ आपने कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, जैसे मैंने देखा है ही के साथ, शी के साथ, इट या सिंगल नेम की डिटेल मैं आपको लेक्चर 1 में दे चुका हूँ। अकेले नाम जो भी होंगे उन सब के साथ मैंने डज लगाना है जब भी मैं इसको नेगेटिव में चेंज करूँगा। बाकी मेरे सब्जेक्ट्स आए और इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा जो मैंने ऊपर मेंशन किए हुए, इनके अलावा जितने मेरे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें यू आ जाता है, जिसमें वी आ जाता है, जिसमें दे आ जाता है, जिसमें ज़्यादा सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, उनके साथ मैंने डू का इस्तेमाल करना है। इतनी सी बात आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आप सबसे पहले सीखें, फिर मैं टेंस की तरफ मूव करता हूँ। बाकी जो उर्दू के साथ सीखना चाहते हैं मैंने उसको लिखा हुआ है लास्ट में, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ वगैरह जैसे सेंटेंस इसमें रिपीट होते हैं। अगर आप उर्दू के साथ ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, इसकी उर्दू को ट्रांसलेट करना चाहते हैं इंग्लिश में, तब आप इस टेंस में देख लें, इसकी पहचान लास्ट में ता है, जिसमें मुख्तलिफ एग्जाम्पल है। वो रोज़ाना आके खेलता है, वो रात को टीवी देखते हैं, एग्जाम्पल लास्ट में ता, ती, ते वगैरह आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं इसको आपको टेंस का स्ट्रक्चर समझाऊंगा। क्या सेंटेंस आप याद रखें, सेंटेंस इसमें टेंसेस में हम 4 किस्म के सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस आपका सिंपल है, उसको मैं पहले डिटेल से बता दूं। पहला सेंटेंस आपका सिंपल है, ठीक है। सिंपल के बाद दूसरा सेंटेंस मेरा नेगेटिव पे जाएगा, तीसरा सेंटेंस मैं चेंज करना आपको सिखाऊंगा इंटरोगेटिव पे, और लास्ट में मैं नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों सिखाऊंगा। फिर रिपीट कर दूं,
पहले मैं आपको सिंपल सिखाऊंगा, फिर मैं आपको नेगेटिव पे लेके जाऊंगा, फिर मैं आपको इंटरोगेटिव पे लेके आऊँगा और लास्ट में हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सीखेंगे। डिटेल मैं आपको साथ बता दूंगा। चलो सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस आप देखिए, ऐसा सेंटेंस मैं आपको 3-4 किस्म के सेंटेंस बोलता हूँ। वो रोज़ाना हॉकी खेलता है, आप इसको देखें, ठीक है। अब इसमें दूसरे में मैंने क्या, वो रोज़ाना हॉकी नहीं खेलता है। अब इसमें मैंने ना लगा दिया है, जिस जगह पे ना आ जाए वो सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या वो रोज़ाना हॉकी खेलता है, अब इसमें क्या कर दिया, सवाल पूछ लिया, ये इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब सवाल पूछा गया तो इंटरोगेटिव, ना लगा दी गई नेगेटिव, और जिसमें सवाल और ना दोनों मौजूद ना हो वो सेंटेंस आपका सिंपल, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के साथ आप उसे रिप्रेजेंट कर दें। कभी आप सिंपल के साथ देखेंगे इसे, कभी अफर्मेटिव के साथ, कभी पॉजिटिव के साथ। आसान सी बात में कि इस सेंटेंस में ना नहीं लगी होगी, इस सेंटेंस में सवाल नहीं किया होगा, वो सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस होगा। वो रोज़ाना हॉकी खेलता है, सिंपल बात है। वो रोज़ाना हॉकी नहीं खेलता है, ना में चला गया, नेगेटिव में चला गया। क्या वो रोज़ाना हॉकी खेलता है, सवाल में चला गया, तो नेगेटिव में चला गया। और लास्ट में अगर आप सेंटेंस को देखें जिसमें सवाल और ना दोनों लगे हुए हो, वो नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। सवाल और ना दोनों है। सवाल के लिए और नेगेटिव के लिए मैंने नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों सेंटेंसेस यूज़ किए कि किसी तरह के भी सेंटेंस पेपर में रिपीट हो सकते हैं, आपको बनाने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में आपको फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूं, सेंटेंस आपका सादा होता है, सादा जुमला, ठीक है। उसके बाद ना लगी हुई होती है, फिर सवाल हुआ होता है, और लास्ट में ना और सवाल दोनों रिपीट होते हैं, ठीक है। ये 3-4 एग्ज़ाम आपको हर टेंस में देखनी पड़ेगी। तो चलिए आज मैं पहले आपको सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका बताता हूँ। सेंटेंस की फॉर्मेशन लेक्चर 1 में मैं आपको बता चुका था। पहली बात कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके लिए आपको जो भी काम होगा उसकी फॉर्म्स को याद रखना होगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद एस या ई एस लगता भी है और नहीं भी लगता, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। अच्छा, एस या ई एस किसके साथ लगेगा और किसके साथ नहीं लगेगा, इसकी डिटेल मैं आपको बता दूँ। आप याद रखें जितने भी हमारे ये सिंगल सब्जेक्ट मैंने ऊपर लिखे हुए हैं ये वाले, ठीक है। ये जितने भी सिंगल सब्जेक्ट हैं, ये ही शी इट या सिंगल नेम, मैं रिपीट कर दूं आपको, ही शी इट या सिंगल नेम। जब भी सेंटेंस के शुरू में ये आएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट में जब ये आएंगे, हम वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा करेंगे। वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा करेंगे किस सूरत में, अगर हमारे पास सब्जेक्ट ये वाले होते हैं, ही है, शी है, इट है, सिंगल है, हम उसमें इसमें वर्ब के साथ एस का इजाफा करेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ से कुछ आते हैं, आई है, वी है, यू है, इस सूरत में हमने वर्ब के साथ कोई एस ई एस का इजाफा नहीं करना। आप एस का इजाफा करें, ई एस का इजाफा करें, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जिस चीज़ के साथ आना चाहिए, जिस सब्जेक्ट के साथ रिपीट होना चाहिए ऐसा आपने उसके साथ ज़रूर लगाना है। जिसके साथ नहीं होगा आप उसके साथ नहीं रिपीट करोगे। मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, एस ई एस किसके साथ लगाना है, वर्ब के साथ लगाना है। किस सूरत में लगाना है, अगर हमारे पास पीछे सब्जेक्ट ही है, देखें आप इधर, ये पीछे सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या सिंगल नेम है, इस सूरत में हम वर्ब के साथ एस लगाएंगे। अगर इनके अलावा कोई और सब्जेक्ट है, हम उनके साथ कभी भी एस का इजाफा नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। बाकी अगर आप देखें सब्जेक्ट मैंने जो पिंक के साथ किया, मैंने उसे पिंक के साथ। वर्ब हमारा प्ले है, वो रोज़ाना हॉकी खेलता है, वो की इंग्लिश होगी ही, क्योंकि लड़का है, रोज़ाना की डेली होगी हॉकी, हॉकी खेलना की इंग्लिश प्ले। अब मैंने इसको सीक्वेंस किया, पहले कैसे सीक्वेंस किया, मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले सब्जेक्ट जो काम करने वाला उसे रखूँगा, उसके बाद काम क्या हुआ है ये रखूँगा, फिर उसके बाद एस ई एस लगाना है या नहीं लगाना मैं उससे रखूँगा, फिर उसके बाद लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है हमने उसको ऐड कर देना है, ठीक है। आप जैसे देखें, मैंने सब्जेक्ट लिखा ही, फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्ले है। अब इसके साथ मैंने एस क्यों लगाया, क्यों, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेरा पीछे सब्जेक्ट जो है वो सिंगल है, पीछे सब्जेक्ट मेरा इनसे बिलोंग करता है। अगर इनसे बिलोंग करेगा मैं यहाँ पे एस लगाऊंगा, इनसे बिलोंग नहीं करेगा मैं यहाँ पे एस हटा दूंगा। आगे हॉकी रेगुलरली ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाते हैं जो बच जाते हैं। तो ऐसे हमने इंडेफिनेट में सेंटेंस का सीक्वेंस बनाना है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखें,
तो वो रात को टीवी देखते हैं, ठीक है। सर आप मीनिंग लिखने के बाद इसको अरेंज करने के लिए ऊपर मैंने स्ट्रक्चर दिया हुआ, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, एस और ऑब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट में हमने दे लगा दिया। देखते हैं, देखने वाले ज़्यादा हैं, वो देखने वाले ज़्यादा हैं। सब्जेक्ट के लेक्चर 1 में मैं आपको वो का तरीका सिखा चुका हूँ। अच्छा, दे वॉच टेलीविज़न, दे सब्जेक्ट है, अब वॉच हमारा वर्ब है। अच्छा, अब इसके साथ मैंने एस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? वही बात है, सब्जेक्ट सिंगल होगा, ही शी इट या सिंगल नेम होगा, इस सूरत में हमने वर्ब के साथ एस लगाना है, वरना हमने एस नहीं लगाना। यहाँ पे देखें वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, यहाँ पे वर्ब के साथ एस नहीं लगा हुआ। क्यों? यहाँ पे हमारे पास पीछे इनमें से था, और यहाँ पे दे है, तो ये नीचे वाले सब्जेक्ट्स में से आपने वर्ब के साथ एस नहीं लगाना। उम्मीद है इतनी इस बात को आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, वॉच काम हो गया, टेलीविज़न जिस पे काम किया जा रहा है एट नाइट, वो बात ख़त्म हो गई। अब ये हमारा सिंपल सेंटेंस है जिसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, सब्जेक्ट पहले नंबर पे है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, एस लगाना है। किस सूरत में? अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगल होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स आपको मैंने बताए हुए हैं। अगर हमारा सिंगल सब्जेक्ट होगा, जिसमें मैंने आपको लिखा है ही शी इट की सूरत में, आपने उसके साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगानी है, उसके साथ एस लगाएंगे अगर ही शी इट है। अगर नहीं है तो हम उसके साथ एस नहीं लगाएंगे। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट, नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव में आपको पता है ना लगाई जाएगी, वो रोज़ाना की नहीं खेलता है, नहीं खेलता है। वही बात हेल्पिंग वर्ब में आपको जो सिखाई थी, आप नेगेटिव तब भी बनाओगे जब आपके पास सेंटेंस इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। और इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें दो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज है। किसी के साथ डज लगाना है, किसी के साथ डू लगाना है। दोनों का तरीका आपको मैंने बताया, डज ही शी इट या सिंगल नेम के साथ डज, और बाकी जो सब्जेक्ट आई दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके साथ डू का यूज़ करना है। अच्छा, नेगेटिव में चेंज किया, नेगेटिव में चेंज करना है, तो फिर अब नेगेटिव में क्या तरीका है? सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर ही शी इट से है तो डज नॉट लगाना है, अगर सब्जेक्ट आई वी यू से है हमने डू नॉट लगाना है। फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, आगे कोई एस नहीं है, ये बात याद रखना। इसके साथ एस नहीं, जो फार्मूला स्ट्रक्चर लिखा हुआ है आप इसी को फॉलो करो, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट है। अब वो रोज़ाना की नहीं खेलता है, सब्जेक्ट हमने लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब डज क्यों लगाया? हमने सेंटेंस को नॉट में चेंज करना था, नॉट में तभी चेंज करेंगे जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा। अच्छा, दूसरा सवाल है कि मैंने डज क्यों लगाया है? एक ही बात रिपीट करूं बार बार, डज हमने लगाना है ही शी इट या सिंगल नेम के साथ। पीछे मैंने सब्जेक्ट में बता चुका हूँ आपको, सिंगल सब्जेक्ट के साथ हमने डज लगाना है। आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्ले है, कोई एस नहीं है, और लास्ट में जो हमारे ऑब्जेक्ट बचेंगे। दूसरी एग्जांपल, वो रात को टीवी नहीं देखते हैं। देखिए, देखने वाले दे हैं, अब दे के साथ डू क्यों लगा दिया मैंने? क्यों? क्योंकि डू ज़्यादा में आता है, जो प्लूरल सब्जेक्ट से हम उसके साथ डू का यूज़ करेंगे। आई और प्लूरल के साथ हमने डू का यूज़ करना है। फिर नॉट नेगेटिव में चेंज किया था, वाच फर्स्ट वर्ब आ गया, उसके बाद हमने लास्ट में जो ऑब्जेक्ट हमने ऐड किया। उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी। नेक्स्ट, अगर हम देखें, इंटरोगेटिव में सवाल में लिखते हैं, जब आपके पास सवाल आ जाता है। अब सवाल भी आएगा तो तब भी आप सवाल बनाएंगे जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगा। तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपने चॉइस करना है। क्या वो रोज़ाना हॉकी खेलता है? डज ही प्ले हॉकी रेगुलरली? फार्मूला स्ट्रक्चर आप देख ले, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। जब भी आप सेंटेंस को सवाल में या नाम में चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, और सवाल की सूरत में हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। अब हेल्पिंग अब शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, कोई एस नहीं है। अब हमने सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया डज। क्यों सेलेक्ट किया हेल्पिंग वर्ब? हमने डू क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने सब्जेक्ट के मुताबिक उसका हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। सिंगल था तो हम उसके पीछे डज लगाएंगे। आगे जो जो स्ट्रक्चर आता जा रहा है आप उसको देखते हैं, आप इसी तरह सीक्वेंस में आप अपने सेंटेंस को लिख सकते हैं। क्या वो रात को टीवी देखते हैं? मैंने सेंटेंस को क्या डू के साथ और दे, बस हेल्पिंग अब जब भी सवाल आए हेल्पिंग और आपका शुरू में होना चाहिए। ठीक है, हेल्पिंग आपका शुरू में होना चाहिए, तब भी आप उसे सवाल बना सकते हैं। जो मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लिखा हुआ ऊपर, हेल्पिंग अब शुरू में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के लिए जो इंक यूज़ की हुई है, सब्जेक्ट के लिए जो इंक यूज़ की हुई है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के लिए जो इंक यूज़ की है, और ऑब्जेक्ट के लिए जो इंक यूज़ की हुई है।
आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा इंटरोगेटिव बन गया। नेक्स्ट हम चलते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। फार्मूले आप याद रख लो, एक दो टेंसेस के फार्मूले याद करने के बाद आपको नेक्स्ट टेंस के फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब पहले है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह अब नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो आपको पता होना चाहिए नेगेटिव में हमने क्या करना है। हमने नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है और इंटरोगेटिव में हमने सवाल भी लगा हुआ है। अब कैसे स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही है तो डज है। चले मैं इस जगह पे सब्जेक्ट अगर वही लगा देता हूँ तो आपको पता है वही के साथ यहाँ पे मैं डू के साथ चेंज कर दूंगा। जो हमारा सब्जेक्ट है उसके मुताबिक उसी का हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट आगे नॉट है, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट में। यही सीक्वेंस है आपका, जो आपको मैंने स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है इसी तरह नीचे चलता जाएगा। लास्ट में भी क्या वो रात को टीवी नहीं देखते हैं? आप सब के वर्ड अरेंज करने के बाद, मीनिंग लिखने के बाद अब इसको अरेंज कैसे करना है? अरेंज आपने अकॉर्डिंग टू फार्मूला हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर आगे सब्जेक्ट दे था, दे के साथ डू लगा दिया, आगे नॉट, फिर आगे फर्स्ट फॉर्म वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी लास्ट में। इस सीक्वेंस को आप याद रखेंगे, आप कभी भी सेंटेंस को गलत नहीं अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको इस टेंस की किसी न किसी हद तक समझ आई भी होगी। लास्ट में आपसे मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, सेंटेंस को आप जितना अच्छा सीखना चाहते हो उतना ही अच्छा इसे सुनो। एक बार सुनो, दो बार सुनो, तीन बार सुनो, जितनी बार सुनोगे आप हर दफ़ा एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ इसे देखोगे। उम्मीद है आपके लिए मेरी मेहनत काफ़ी मददगार साबित होगी। और अगर फिर भी किसी बात की आपको समझ ना आए, आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई मुझसे पॉइंट रह भी गया हो, कोई समझाने में थोड़ी सी कमी रह गई हो, तो उसके लिए माजरत चाहूँगा। उम्मीद है आपको इस टेंस में काफ़ी हद तक मदद मिली होगी। जितनी मेहनत की है वो मेरी मेहनत आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हुई होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।